तो हम लोग बात करते हैं इकोलॉजी की। तो इकोलॉजी के जितने फैक्टर है बायोटिक फैक्टर्स, तो उसमें आपका डेंसिटी, आपका टेम्परेचर, आपका सैलिनिटी, विस्कोसिटी, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड साउंड्स जो वाटर में प्रेजेंट्स होते हैं वो कैसे फिश की लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे जो बड़ा फैक्टर्स है दैट इज अ डेंसिटी। तो डेंसिटी कैसे फिश की लाइफ को अफेक्ट करती है, कि जो नॉर्मल है फ्रेश वाटर है उसकी डेंसिटी होती है लगभग 1, और जो आपका स्लाइन है, मेराइन वाटर है, तो मेराइन वाटर की डेंसिटी डिफरेंट होती है। ओके, मतलब कि लगभग 2.5 टाइम हायर होती है। तो दोनों की जो लाइफ है वो डिफरेंट है, चाहे आपका फिश का हो, चाहे आपका मतलब फिश चाहे मेराइन हो चाहे एनिमल हो, तो दोनों तरफ से वो डिफ़र करती है। अब अगर डेंसिटी पानी की 1 है, दूसरी तरफ आपका हायर है, तो जो एनिमल है उनका जो स्केलेटन सिस्टम है, जो मेराइन एनिमल है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता, जैसे कि इन कंपेरिजन टू जो टेरेस्ट्रियल है या जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, चाहे ह्यूमन हो चाहे और एनिमल हो, तो उनका जो स्केलेटन सिस्टम है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा डेवलप है मेराइन एनिमल के कंपेरिजन। अब आपको एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जैसे जो वेल फिश है, अगर वेल फिश को पानी से बाहर निकल दिया जाए तो मर जाती है। तो उसमें एक रीज़न कि पानी में सांस लेती है नहीं है, दूसरा रीज़न भी है क्योंकि वो इतना बहुत ज़्यादा इतना वेट होता है उसमें, और उसकी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। और उस ब्रेक होने से क्या होता है कि अब आप जानते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम ही अगर ब्रेक होगी तो क्या होगा कि वो टूट जाएगा, और उस टूटने से क्या होगा कि जो वेल है वो मर जाती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब आपका जो स्केलेटन सिस्टम है उसको डेवलप होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वाटर जो पानी है वो एक बायोन्सी प्रोवाइड करता है। जो मोस्टली एनिमल टिश्यू और जो पानी का जो डेंसिटी लगभग एक होती है, वो एक बराबर होती है, तो वो बायोन्सी की वजह से क्या है वो उसके ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। इसी तरह से जो ये बायोन्सी किसकी वजह से, डेंसिटी, और डेंसिटी की वजह से क्या है, ओके सॉरी, तो जित हाँ, तो जो वाटर है वो एक बायोन्सी प्रोवाइड करता है, और उस बायोन्सी की वजह से वो एनिमल फ्लोट करते रहते हैं। अब ये जो डेंसिटी है ये एक फैक्टर बायोन्सी के लिए नहीं है, कि ये जो डेंसिटी है ये टेम्परेचर के साथ, इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट भी पड़ता है। तो टेम्परेचर के साथ डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। और डिक्रीज कैसे हो जाती है कि मान लीजिए कि अगर 25 पार्ट्स पर टन किसी की कहीं पर सी वाटर की जो डेंसिटी है 50 पार्ट्स टन है, तो 50 पार्ट्स टन में वो लगभग जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो लगभग -1.3 डिग्री हो जाता है। लेकिन जैसे ये डिग्री टेम्परेचर के साथ ही बढ़ जाता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो अगर डिग्री जो ये डेंसिटी है 30 पार्ट्स पर ट्रिलियंस हो जाए, टन्स हो जाए, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर है वो भी 1.91 हो जाता है। ओके, तो ये आपके डेंसिटी जो है टेम्परेचर के साथ भी वेरी कर जाता है। दूसरा जो अब ये इसके साथ साथ जैसे ये सब चीज़ें, ये जो फैक्टर्स हैं जो माइग्रेटिव फिश होती हैं उस सब में भी काउंट करते हैं कि कहीं पे डेंसिटी डिफरेंट है और कहीं पे जो टेम्परेचर वो अलग है। तो ये सब क्या कि वो उनको एक क्लू प्रोवाइड करते हैं।
दूसरा जो फैक्टर्स है वो विस्कोसिटी। जैसे आप जानते हैं कि विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी पे एक अपोजिट थ्रस्ट की तरह काम करता है कि फिश के माइग्रेशन में, फिश के मूवमेंट में अगर बहुत ज़्यादा हाईली विस्कस इन्वायरमेंट है तो फिश क्या है, वो मूव ही नहीं कर पाएगी। और उस मूव ना करने की वजह से क्या होगा, आप अगर मूव ही नहीं करेगी तो मूव मतलब कि एक रेजिस्टेंस, एक थ्रस्ट प्रोवाइड होगा जो उसके मूवमेंट के अपोजिट इफेक्ट होगा। और द थ्रस्ट ये डिपेंड करता है कि जैसे आपने बर्नौली पर में और ये सब पढ़ा होगा, तो विस्कोसिटी ऑन वेलोसिटी, ठीक है, और दैट फ्रॉम द काइनेमेटिक फोर्स, ये काइनेमेटिक एनर्जी, काइनेमेटिक फोर्स। तो ये जो काइनेमेटिक फोर्स है ये आपका उसके जो मूवमेंट है उसको अफेक्ट कर देता है, इसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक फोर्स। और ये काइनेमेटिक फोर्स इन अदर वे ये डिफाइन करता है कि उसके दूसरा, ये अब आपका जो काइनेमेटिक फोर्स है इसका जो एड्स, जैसे आपका ये होता है जो काइनेमेटिक फोर्स है या काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ओके, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू होता है म्यू अपॉन पी, पी डेंसिटी है, ठीक है ब्रो, और वी म्यू इज करता विस्कोसिटी, तो जो इसके अपॉन जो बराबर आता है दैट इज कॉल्ड एज ए काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और दिस डिटरमाइन द हाउ इजीली ए लिक्विड फ्लो, अगर बहुत ज़्यादा डेंस है तो लिक्विड फ्लो नहीं हो पाएगा, और अगर अगर थोड़ा लिक्विड डेंस नहीं है तो इजीली वो फ्लो हो जाएगा। तो दैट जो एक ये जो फैक्टर्स है प्रोवाइड द कि उसको जो उसके मूवमेंट में ये हेल्प करती है, ठीक है। वाटर हैज हायर विस्कोसिटी देन एयर, बट इट्स काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज अबाउट 15 टाइम्स लोअर देन द एयर। अब आप जानते हैं कि भाई जो एयर की विस्कोसिटी वो कम है इन कंपेरिजन टू द वाटर, तो जो अपोजिट थ्रस्ट लगता है वो यहाँ पे नहीं होता है, ओके। सर कितने टाइम्स बताए हैं? किसका 50 टाइम्स, 15 15, ओके। ठीक है। तो 15 टाइम्स के अराउंड वो आपका होता है। और ये जो सब चीज़ें हैं ये मैंने जैसा आपको बताया कि एक अपोजिट प्रेशर ड्रैग करता है, तो ये जो जैसे विस्कोसिटी क्या गया स्क्रीन पर चिपकेगा, तो दैट्स रिलेटिव इम्पोर्टेंस, इसकी जो इम्पोर्टेंस है इट्स रिलेटिव इम्पोर्टेंस फॉर द स्किन फ्रैक्शन, importance for the skin friction and the pressure drag, it depend on the Reynolds number, RE, capital R, small e, Reynolds number, or this defined as the Reynolds number is equal to L U upon mu, kinetic viscosity, where L is the effective length of objects, ओके। तो अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो रेनॉल्ड नंबर ज़्यादा होगा, यू इज करता वेलोसिटी, और म्यू जो न्यू है नीचे, बेटा ये पढ़ा नहीं ना, देखेंगे अभी बाद में। तो ये क्या है, अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो रेनॉल्ड नंबर ज़्यादा होगा, रेनॉल्ड नंबर ज़्यादा होगा तो उसकी वेलोसिटी कम होगी। दूसरा विस्कोसिटी म्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी उसके अपॉन है, तो अगर ये ज़्यादा होगी तो रेनॉल्ड नंबर कम होगा, और अगर उधर ले जाए जितना रेनॉल्ड नंबर ज़्यादा होगा उतने ही काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, ओके। जैसे मैं आपको शेयर करता हूँ अभी, देखो इसको एक मिनट को, तो शेयर कंटेंट, करो, हाँ दिख रहा है ना ऊपर। तो ये आपका रेनॉल्ड नंबर है, और रेनॉल्ड नंबर क्या है, देखो आर इज इक्वल टू एल, एल इंटू म्यू, यू बाई म्यू,
तो वी या वी कह दो, ये काइमेटिक वीज है, काइमेटिक विस्कोसिटी। तो काइमेटिक विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी रेनॉल्ड नंबर कम होगा, या दूसरे वर्डों में आपका ये कहे जितना रेनॉल्ड नंबर कम होगा ज़्यादा होगा उतना ही काइमेटिक विस्कोसिटी कम होगी। अगर इसको इधर ले जाए तो अब आ जाइए कि जैसे यहाँ पे कुछ रेनॉल्ड नंबर दिए हुए हैं, जैसे आप नीचे टेबल देखिए कि इफेक्टिव रेनॉल्ड नंबर, ओके जस्ट आपका ओके, तो यहाँ पर आप देखिए नीचे टेबल 1.2 पे इफेक्ट ऑफ रेनॉल्ड नंबर और रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑन प्रेशर ड्रैग। रेनॉल्ड नंबर देखिए जो लार्वा के लिए है रेनॉल्ड नंबर कम है, 10 है, प्रेशर ड्रैग कितना है 57 है, तो ये एग और लार्वा के लिए होता है। ठीक है, 100 है रेनॉल्ड नंबर, प्रेशर ड्रैग 71% है लार्वा के लिए, स्मॉल लार्वा के लिए। फिर 1000 है, 87 जुवेनाइल्स, और जो एडल्ट होते हैं उनका जो रेनॉल्ड नंबर है वो ज़्यादा हो जाता है, मीन्स इसकी काइमेटिक विस्कोसिटी कम होता है। आप देखे होंगे कि जितने तैरते रहते हैं छोटे छोटे। ओके, तो रेनॉल्ड नंबर इज जस्ट नॉट एंड डिपेंडेंट ऑन द विस्कोसिटी बट आल्सो द साइज एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट की जो हमारा एनिमल है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है उस पर भी वो डिपेंड करता है। ओके, रेनॉल्ड नंबर से ग्रेट इम्पोर्टेंस एरिया एक्सपोज टू द फ्रैक्शन ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब क्या है कि अगर उसका जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे उसमें किस तरफ है, अगर आपका जो जो आपका जो आपका एनिमल है वो कितना उसको अफेक्ट कर रहा है, कितना उसका कितनी लेंथ है, कितना कितना मतलब कितना उसका जो एरिया है वो सरफेस एरिया उससे अटैच हो रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है कि रेनॉल्ड नंबर से। तो यह रेनॉल्ड नंबर उसकी आपका वेलोसिटी और इन सबको भी डिफाइन करता है कि उससे कितना वो कितनी वेलोसिटी होगी, कितना चल पाएगा, कितना नहीं चलेगा। तो दैट ऑल डिपेंड ऑन द दिस डेंसिटी। अब टेम्परेचर का इफेक्ट बताया मैंने, विस्कोसिटी का भी सेम है। अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी क्या है वो कम होगी। ठीक है, तो विस्कोसिटी कम होगी, और विस्कोसिटी कम हो से मतलब लिक्विडिटी बढ़ेगी, और लिक्विडिटी बढ़ेगी तो मूवमेंट इजीली हो जाएगा। विस्की अब देखो टेम्परेचर पर अफेक्ट करती है। अगर मैं यहाँ पर एक फिर से शेयर करती हूँ कि एट 5 डिग्री फ्रेश वाटर इज 2.5 टाइम्स एज हायर काइनेटिक विस्कोसिटी एज इट इज एज 35 डिग्री। मीन्स आप देखेंगे कि जो काइनेटिक विस्कोसिटी है 5 डिग्री पे वो 35 डिग्री की कंपेरिजन में 2 टाइम हायर होती है। और दिस टेम्परेचर में अफेक्ट इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल लार्वा जुवेनाइल टिलोइस्ट, छोटे छोटे एंड एक्सपीरियंस रिलेटेड हायर फ्रैक्शनल ड्रैग। जो छोटे एनिमल है वो ज़्यादा है, उसको फ्रैक्शनल को जो फ्रैक्शनल ड्रैग्स हैं उनको उससे ज़्यादा इफेक्ट होता है। दूसरा जो फिश है, फिश इन ओपन वाटर अफेक्ट डेंसिटी एंड विस्कोसिटी एक्सपीरियंस वाइल स्विमिंग एंड होल्डिंग स्टेशन एट करंट। अगर जैसे जो फ्रेश वाटर ये भी है, ये सब उस मोमेंट पे मूवमेंट के टाइम पे ज़्यादा उनको चीज़ों को ये सब ज़्यादा महसूस करती हैं। ओके, या उसका जो मूवमेंट है या उसकी मार्फोलॉजिकल कैसा है, तो ये भी सब उस चीज़ को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो इसी तरह आप देखोगे जितनी फिश की जो बॉडी है वो स्ट्रीम लाइन है। ओके, तो स्ट्रीम लाइन होने की वजह से क्या है कि उसका मूवमेंट ईजिली हो जाता है। दूसरा है कि हीट कैपेसिटी की वाटर की, आप जानते हैं कि वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब
heat capacity water is 4 times higher than the आपका जो एयर है, एंड बिकॉज इट 800 times more dense, it has the heat capacity per volume 3000 times more than air. वाटर कैन इजीली, अब ये जानते हैं कि आप जो आपके वाटर है इट इजीली अब्जॉर्ब द हीट प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ फिश, विद कुछ एक्सेप्शन के साथ में ऑल फिश आर एक्टोथर्मिक। ओके, ये जल्दी हीट को जो प्रोड्यूस होती है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, और जो फिश की जो टेम्परेचर है वो बना रहता है। द बॉडी टेम्परेचर क्लोज टू दैट ऑफ वाटर सराउंडिंग दैम, एक्सेप्शन आर लार्ज लेजिक फिश जो अपने आप टेम्परेचर को मेंटेन कर, इंक्लूड टूना, टिडियोस, मार्कर, शार्क विच मेंटेन द एलिवेटेड टेम्परेचर थ्रू आउट देयर बॉडी। शार्क हैं, मैकेरल शार्क हैं, टूनाज या टूनाज या टिडियोस हैं, दे मेंटेन देयर body temperature. Swordfish and marinite both terios maintain elevated temperature in the brain and adjacent tissue. वो अपने ब्रेन, तो उससे क्या होगा कि कुछ तो मेराइन्स और इसमें जो माइक्रोस फिश हैं ये अपनी पूरी बॉडी का टेम्परेचर कर मेंटेन करते हैं, लेकिन जो स्वॉर्ड फिश है और कुछ मेराइन, कुछ स्वॉर्ड फिशेस और मार्लिन्स हैं, मार्लिन्स ये टिलोस्टी फिश हैं, तो क्या है ये अपने ब्रेन का टेम्परेचर मेंटेन रखती है। तो ब्रेन का टेम्परेचर मेंटेन होने से क्या होगा कि उसका जो नर्वस सिस्टम है वो काम करता रहता है और वो फ्रीज नहीं होता है। ओके, तो कम खर्चे में ज़्यादा। ओके, तो दिस एंडोथर्मिसिटी ऑफ डिपेंड ऑन द लार्ज साइज ऑफ बॉडी, प्रेजेंस ऑफ मार्फोलॉजिकल डिफरेंस, मिनिमाइज द हीट ट्रांसफर मसल टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ओके, अब जो एंडोथर्मिक फिशीज है जैसे शार्क है, तो ये क्या है कंटिन्यूसली स्विम करते रहते हैं। अब देखा होगा कि जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपने देखा होगा कि जो फिश हैं चाहे वो छोटी भी हैं बड़ी भी हैं, तो वो क्या है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं कि वाटर टेम्परेचर ये आपका। ओके, तो उससे क्या है कि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखती है और कंटिन्यूसली हीट जनरेट करते रहती है। ओके, और जब भी मान लो कि अगर मान लो फिश को लगता है कि बहुत ठंडा हो गया है या कुछ इस तरह का इन्वायरमेंट जो सेंस करती है, तो क्या है वो तेज़ी से मूव करने लगती है। ओके, तो उससे क्या है कि वो अपनी बॉडी के हीट जनरेट होते हैं, और हीट जनरेशन से क्या है कि 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 वो जो है वो अपनी बॉडी का हाँ, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर उससे मेंटेन कर लेती है। ओके, दूसरा फैक्टर है गैसेज। जैसे मैंने एक दिन आपको क्लास में बताया था कि जो जैसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके जो एयर है लगभग 210 होते हैं, और वो जो पानी में जाके एक जो पर लीटर मॉलिक्यूल्स है, सॉरी पर 100 ग्राम मॉलिक्यूल्स है वो 10 ही रह जाता है, मतलब कम हो जाता है। तो जो अगर डेंसिटी या इस तरह की ज़्यादा होगा तो वो भी उस पर डिपेंड करता है, जो कि ये दोनों है आपका ऑक्सीजन आपको कंटिन्यूसली सप्लाई ज़रूरी है ऑक्सीजन की। तो इससे क्या होगा, दूसरा सप्लाई ज़रूरी है और यहाँ टेम्परेचर कम है, तो ऑक्सीजन के लिए क्या है ज़्यादा से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करना। ऑक्सीजन के लिए मैंने बताया था गिल से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करते हैं, और पानी एब्जॉर्ब करने से क्या होगा नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी ज़्यादा जाएंगे, तो एक आपका वो ऑक्सीजन बैलेंस बना रहेगा। दे फिशेज आर एक्सेसरी एरोबिक, दे रिक्वायर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड बाई प्रोडक्ट, दे आल्सो प्रोड्यूस अमोनिया बाई प्रोडक्ट। मेरे रेस्ट आपका एक्टिविटी लिस्ट है। सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज वाटर टेम्परेचर, सेलेनिटी ऑफ टेम्परेचर, ये भी है। जैसे मैंने बताया कि आपका ये सब गैसेज का डिजोल कितनी डिजोल है कितनी नहीं है, तो वो भी अफेक्ट करती है। ओके, तो अगर ऑक्सीजन की कमी है तो इसका मतलब क्या है कि अगर बीओडी ज़्यादा है तो वहाँ पर ऑक्सीजन कम है, और 1 लीटर हो, ठीक है, तो बीओडी कम होने से क्या होगा कि फिश की लाइफ के लिए अफेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने है
liter of water contain only about 13th of oxygen contained little in air one, उसका 13 टाइम 33 1/30, ठीक है, तो उसका इतने एयर के कंपेरिजन इतने कम वाटर मोलिक्यूल होता है। सोलेबिलिटी ऑफ, अब इसकी जो गैस की सोलेबिलिटी है आपके टेम्परेचर और सैलिनिटी के साथ में डिक्रीज हो जाएगी। फिर अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर के साथ भी डिक्रीज होगा। आपका स्ट्रीम लेक हाई लेटीट्यूड, इस पे भी क्या है कि जो आपका हाई लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड पे क्या होगा, एल्टीट्यूड पे क्या होगा कि ऑक्सीजन कम हो जाएगी इन कंपेरिजन टू लो एल्टीट्यूड, ठीक है। बोथ कार्बन डाइऑक्साइड and ammonia are much more soluble than oxygen in water. Consequently, it is supply of oxygen rather removal of metabolic waste product cause the problem of to the fish। अगर ये वेस्ट प्रोडक्ट या ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक नहीं है तो क्या होगा, वो उसको अफेक्ट करना। दूसरा जो फैक्टर है ये आपका जो इनऑर्गेनिक आयंस, अभी हम जो इनऑर्गेनिक आयंस हैं, तो इनऑर्गेनिक आयंस अगर ज़्यादा होंगे या क्योंकि दूसरे कंपनी अगर ये 35 पीपीटी से ज़्यादा हो जाएंगे तो अगर ये, तो इससे क्या होगी, ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन इंक्रीज कर देंगे और लगभग इससे क्या होगा कि लगभग 1000 टाइम ओस्मो मिलीलीटर एक ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन बन जाएगी। और ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि ये फ्लूइड से लगभग 3 टाइम्स ज़्यादा होगी, ओके। और अगर आप जानते ही हैं कि अगर जहाँ पे ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो क्या है, आयंस बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे और उन बाहर आयंस निकलने से क्या होगा कि आप फिश को फिर से दोबारा अब्जॉर्ब करने पड़ेंगे, ओके। तो इसी कड़ी में दूसरे जो आपके सोडियम और क्लोराइड सही आपके मेजर कॉन्स्टिट्यूट सी 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 वाटर के हैं। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट भी एक इम्पोर्टेंट आयन है, ठीक है। दूसरे कंपोजिशन रिलेटिवली जनरली तो कांस्टेंट है बट इट आल्सो डिपेंड ऑन द आपका कि मतलब लोकल इन्वायरमेंट वहाँ का कैसा है। देखिए यहाँ पे टेबल है, इसको फिर से शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो इस टेबल में दिया हुआ है हाँ है ना टेबल। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कंसंट्रेशन मिली मोल्स पर किलोग्राम ऑफ मेजर इनऑर्गेनिक साल्ट इन सी वाटर। क्लोराइड कितना है फ्रेश वाटर में, कितना है सोडियम, कितना है फॉस्फेट, कितना है मैग्नीशियम, कितना है कैल्शियम, कितना है बाइकार्बोनेट, कितना है, ओके। तो लगभग सी में सभी मोर देन 10 टाइम्स या कई बार 1000 टाइम मोर है, जैसे आप इसमें देखो कि लगभग 500 टाइम मोर है क्लोराइड आयन, इस तरह आयरन भी लगभग 500 टाइम, सल्फेट भी। तो ये सारी चीज़ें सी में आपका ज़्यादा है इन कंपेरिजन आपके आपके जो फ्रेश वाटर है। तो ये क्या करता है, ये डिफाइन करता है कि जो उधर की कंडीशन है, जो दूसरी कंडीशन है उसको डिफाइन करता है कि यहाँ या उस तरह का वहाँ पर सैलिनिटी या इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये गैस भी कम हो जाएगी और गैस कम हो जाएगी तो आपका फिश को सर्वाइव में दिक्कत होगी, ओके। दूसरा फैक्टर है साउंड। साउंड भी एक फैक्टर है। आप जानते हैं कि जितने भी जो सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं, तो सॉलिड ऑब्जेक्ट में साउंड की वेलोसिटी ज़्यादा है। अगर मान लीजिए एयर में साउंड की वेलोसिटी 340 मीटर प्रति सेकंड है तो एयर में लगभग 1500 मीटर प्रति सेकंड है। और आपके सॉलिड और ये सॉलिड या क्या होगी, जैसे जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें लगभग 5000 टाइम्स 5000 मीटर पर सेकंड हो जाती है, ओके। तो इट आल्सो एट्रीब्यूट लेस रेपिडिटी देन एयर,
कैन नॉट पोटेंशियली ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। इंस्टेड अब जहाँ पे अगर नोइसी प्लेसेस हैं तो वहाँ पे फिश की पॉपुलेशन क्या है, घट जाएगी। तो फिश की पॉपुलेशन जैसे आप जानते हैं कि जो आपका जो फिश हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड पे डिपेंड करता है उनका कम्युनिकेशन। ओके, तो डिस्टर्बेंस एसोसिएटेड विद प्रेशर चेंज, लोअर फ्रीक्वेंसी, दोज कैरेक्टरिस्टिक साउंड डिटेक्टेड बाय द फिशेज थ्रू द इंटलेक्ट्रल लाइन सिस्टम। तो मैं वही बात कह रहा था कि ये सब उसके लेटरल साइड सिस्टम्स को, उसकी जो सेंस की कैपेसिटी है उसको हटा देगा, और अल्टीमेटली क्या कि अगर मूवमेंट ही नहीं होगा, उसको चेंज ही नहीं कर पाएगा, सेंस ही नहीं कर पाएंगे, और लेटरल लाइन सिस्टम आपका नॉट ओनली हेल्प इन आपका कि मूवमेंट में बट आल्सो हेल्प इन द रिप्रोडक्टिव, और सारी साइकिल में ये आपका हेल्प करता है। दूसरा फैक्टर लाइट। अब अगर लाइट की बात करें तो आप खुद से आप सोचिए, अगर क्लियर पानी है, किस तरह का पानी ज़्यादा प्रोडक्टिव है, क्लियर पानी या ग्रीनिश पानी, या कैसा पानी ज़्यादा प्रोडक्टिव है? या क्या हो कि दूसरे शब्दों में क्या हो कि अगर लाइट ज़्यादा दूर तक पेनिट्रेट हो रही है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, या जिसमें लाइट ज़्यादा दूर तक पेनिट्रेट नहीं हो रही वो ज़्यादा प्रोडक्टिव? अब एक शब्दों में तो आप सोच सकते हैं भाई क्लियर वाटर ज़्यादा ठीक है, नहीं, इट ग्रीन लाइट है जहाँ पे पानी जो है वो लाइट भी ज़्यादा दूर तक डेप्थ तक पास नहीं हो रही है, लाइट भी ज़्यादा डेप्थ तक नहीं जा रही है। इट मीन्स यहाँ पे ग्रीन एल्गी ज़्यादा है, तो ग्रीन एल्गी ज़्यादा होने से क्या होगा कि वो आपके फिश को फूड प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि आपका ये आपको वहाँ पे इट्स एन प्रोडक्टिव वर्क। ओके, इट absorb जो प्रोडक्टिव है, इट absorb द स्पेक्ट्रम फ्रॉम द ब्लू टू द स्पेक्ट्रम रेड। ओके, जैसे ही जाएगा कि अगर ब्लू एंड स्पेक्ट्रम पेनिट्रेट मच मोर डीपली however in water contain high load of dissolved suspended matter, blue end of the spectrum is before the red one। अगर ज़्यादा है तो रेड वन से पहले ही अब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, दिस स्पेक्ट्रल लाइट इन वाटर डिपेंड ऑन द डेप्थ एंड वाटर क्वालिटी, डिजोल्व सस्पेंडेड मटेरियल, फिश, कोस्टल वाटर एरिया, ये सब पे डिपेंड करता है। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है कि आपके वाटर की क्वांटिटी, वाटर की प्रोडक्टिविटी, उन सबको डिफाइन करती है। अगर पानी में लाइट का ट्रांसमिशन कम है तो फिश की जो आई है पुअर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट इन वाटर इन मैनी फिशेज है वेल डेवलप्ड आई अच्छी होती हैं। विजुअल पिगमेंट्स इन मैनी टिलियोस सजेस्ट दे हैव द कलर विजन। ओके, एविडेंस ऑफ दिस में स्टिल लेकिंग, इलास्मो ब्रांच पर लेक ऑफ कलर विजन, wavelength of cloud transmits object high resolution, even so though they transmitted only the short distance of light। ओके, तो कुछ टेलीस्कोप में ऐसा भी जाना जाता है कि वो, लेकिन अगर लाइट बिल्कुल नहीं, मान लीजिए जो डीप डवेलर्स है, तो डीप डवेलर फिश है वहाँ पे क्या है कि आई लोस्ट हो जाती है। ओके, तो इसी तरह से आई लोस्ट हो जाती है। अगर आप जानते हैं कि जैसे अगर इनऑर्गेनिक आए, जैसे कैलिफोर्निया के कोस्ट पर जो वहाँ पे फिश फार्मिंग थी, तो सॉरी हैन मुर्गी वाला, तो उसका एक्सक्रीटा जो है वो सी में पास कर दिया जाता था। तो सी में पास करने से क्या हुआ कि वहाँ पे आप इसको ओडम की बुक में आपको मिल जाएगा अगर आप देखना चाहेंगे तो ओडम उसमें दिया है कि फिश जो है फिश का फिश जो है वहाँ पे आपका
फिश की पॉपुलेशन हुई और ज़्यादा फॉस्फेट होने से क्या हुआ, वहाँ पे एल्गल ब्लूम्स और ये सब ज़्यादा हुए। ये तो वहाँ पे क्या हुआ कि फिश का प्रोडक्शन ही घट गया अल्टीमेटली। दैट लीड टू द डिवास्टेशन ऑफ फिश इन द सी एट दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके, अब जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी है, आप जानते हैं कि कुछ फिश आप इलेक्ट्रिसिटी भी सेंस करती हैं, उनके इलेक्ट्रिक ऑर्गन है। कंपेयर मतलब तो अपने एनिमी से बचने के लिए भी यूज करते हैं, तो एनिमी से बचने के लिए भी यूज करते हैं, दूसरे उनके कम्युनिकेशन में भी हेल्प करते हैं। और इन कम्युनिकेशन में हेल्प किया, अगर इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे पानी में अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी जाए या वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर दी जाए, ओके, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे उनकी एक्टिविटी डिस्टर्बेंस हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एनिमल जैसे जो आपका इलेक्ट्रिक फिश है, इलेक्ट्रिक रे है, दे प्रोड्यूस द आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है विद द हेल्प ऑफ देयर मसल्स और इवन सम टाइम देयर जो एक्टिविटी है उसके कुछ बाय प्रोडक्ट नेचुरल बाय प्रोडक्ट भी होते हैं इलेक्ट्रिक। अगर साल्ट वाटर में हैज लो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कोज बाय द प्रेजेंस ऑफ मैरीन और सम मैरीन फिशेज कैन बी डिटेक्ट। अब वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेज के हैं, वो उनको प्रे को, एनिमल को, प्रीडेटर्स को ये सब डिटेक्ट कर लेती हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको क्या होगा, प्रे और मेट्स के डिटेक्शन में उनका डिस्टर्ब हो जाएगा। अल्टीमेटली फिश की इंडस्ट्री को वो डिवास्ट कर देगा और आपकी फिश को सर्वाइवल के लिए हेल्प नहीं करेगा। ओके, तो अभी